हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं और वही सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने ऐतिहासिक शासकों की एक सीरीज़ प्रारंभ कर रखी है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में लेक्चर में आपने देखा था कि मौर्य सम्राट अशोक के बारे में हमने पूरा डिटेल से कवर किया था। उससे पहले हमने बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पूरा डिटेल से कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है, आज है परवर्ती मौर्य शासक। चूँकि आप जानते हैं कि अशोक की मृत्यु जो होती है वो 236 बीसी में होती है। 236 बीसी के बाद जो है धीरे धीरे मौर्य वंश का जो होता है वो पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कारण ये है कि बाद के उनके उत्तराधिकारी जो थे वो उतने योग्य नहीं हुए जिन्होंने अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को यथास्थिति बना सके। और हालांकि बाद का जो समय है वो एक तरह से धीरे धीरे अंधकारमय हो जाता है और कालांतर में जो है ये एक बहुत विवादित स्थिति बनी रहती है। अगर आप देखेंगे तो इस संदर्भ में ब्राह्मण ग्रंथ कुछ और कहता है, बौद्ध ग्रंथ कुछ और कहता है, जबकि जैन ग्रंथ कुछ और कहता है। अगर आप देखेंगे तो पुराण ये कहता है कि मौर्य यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए लगभग कुल 10 शासकों ने शासन किया 236 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। जबकि वहीं पे बौद्ध ग्रंथ कहता है कि नहीं, 10 शासक नहीं, केवल कुल 6 शासकों ने ही शासन किया। हालांकि जो है हम ज़्यादा ऑथेंटिक जो मानेंगे वो पुराणों को जो है ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। तो पुराणों के संदर्भ में जब अगर आप देखेंगे तो पुराणों के अनुसार अशोक का जो उत्तराधिकारी हुआ, हालांकि अशोक का एक स्तंभ लेख है जिसमें उसके सिर्फ एक पुत्र तीवर का उल्लेख हुआ है, हो सकता है जो है इनकी तीवर की मृत्यु जो है अशोक के काल में ही हो गई हो। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो कल्हड़ के राज तरंगड़ी से भी जो है बहुत ज़्यादा एथेंटिक प्रमाण नहीं मिल पाता है। और वहीं तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के द्वारा भी ये जो प्रमाण मिलता है वो भी हालांकि विवादित ही होता है। तिब्बती लेखक तारानाथ ने तो सिर्फ 3 शासकों का ही उल्लेख किया है। हालांकि हम देखते हैं कि अशोक के बाद जो शासक हुआ वह कुणाल हुआ। कुणाल के बाद बंधुपालित हुआ, फिर इंद्रपालित ने शासन किया, फिर दशोन ने शासन किया, इसके बाद दशरथ शासन करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दशरथ के बाद जो देखेंगे शासक होता है वो संप्रति होता है। दशरथ के बाद कौन शासक होता है? वो संप्रति होता है। संप्रति के बाद जो शासक होता है वो शालिशुक होता है। और शालिशुक के बाद दशोधर्मन होता है। और फिर अगला जो शासक होता है वो शतधर्मन होता है। दशोधर्मन के बाद शतधर्मन होता है और शतधर्मन के बाद जो अंतिम शासक रहता है वो बृहद्रथ होता है। अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ होता है। और बृहद्रथ की हत्या जो है उसके अपने ही सेनापति पुष्मित शुंग के द्वारा कर दी जाती है। और इसी के साथ जो है मौर्य वंश का पतन हो जाता है और मौर्योत्तर वंश इसी के साथ प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस शासकों के बारे में थोड़ा बहुत, जो हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है साक्ष्य उपस्थित नहीं है। हमने जहाँ पे थोड़ा बहुत जो कलेक्ट किया है वो हम आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि दशरथ के बारे में जो है अगर आप देखेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। दशरथ के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार दशरथ ने जो है 8 वर्षों तक शासन किया। और फाइनली दशरथ की अगर आप बात करेंगे तो उसने बिहार के गया जिले के नागार्जुन पहाड़ी पर जो है उन्होंने अगर आप देखेंगे तो 3 गुफाओं का निर्माण किया है। आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए उन्होंने जो है 3 गुफाओं का निर्माण किया है। और 3 गुफाओं के निर्माण के साथ साथ इन्होंने जो है
देवनामप्रिय की उपाधि धारण की है, देवनामप्रिय की उपाधि धारण की है, जो कि आप जानते हैं कि इससे पहले ये उपाधि किसने धारण की थी, तो अशोक ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। और वही उपाधि जो है उसका जो है उत्तराधिकारी जो दशरथ होता है, दशरथ धारण करता है। और दशरथ का जो उत्तराधिकारी होता है वो संप्रति होता है। दशरथ का उत्तराधिकारी कौन हुआ, संप्रति होता है। दशरथ का उत्तराधिकारी संप्रति होता है। और संप्रति जो था, यह संप्रति अगर आप बात करेंगे तो पाटलिपुत्र का शासक था। संप्रति पाटलिपुत्र का शासक था और इसके शासनकाल में, इसके साम्राज्य विस्तार में अगर आप देखेंगे तो अवंती से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक, अवंती से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक जो है इसी के साम्राज्य विस्तार में था। और अगर आप देखेंगे तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था वह कश्मीर का शासक जालौक होता है। यह बात किससे पता चलती है, इस बात का उल्लेख जो है कल्हड़ के राजतरंगिणी से मिलता है। कल्हड़ के राजतरंगिणी से मिलता है कि अशोक का उत्तराधिकारी जो था कश्मीर का वह जालौक था, जो कि एक शैव था। जालौक जो था वह शैव धर्म का उपासक था। और शैव धर्म का उपासक होने के नाते जो है उसने म्लेच्छों का नरसंहार किया था। उसने जो है म्लेच्छों का नरसंहार किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार उसने कन्नौज तक किया था। अपने साम्राज्य का विस्तार जालौक ने कश्मीर से लेकर के कन्नौज तक किया था। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है, इस बात का उल्लेख जो है कश्मीर के जो है राजतरंगिणी, कश्मीर के एक कवि थे जिनका नाम था कल्हड़, उनके एक ग्रंथ जिसका नाम था राजतरंगिणी से जो है उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ संप्रति का, वह शालिशुक हुआ। संप्रति का उत्तराधिकारी कौन होता है, शालिशुक होता है। हालांकि शालिशुक जो है यह एक तरीके से जैन धर्म का, शालिशुक जो था यह शालिशुक जैन धर्म का। अगर आप संप्रति की बात करेंगे, थोड़ा सा संप्रति के बारे में कुछ पॉइंट छूट गया है। संप्रति जो था यह जैन धर्म का उपासक था। संप्रति जैन धर्म का उपासक था और इसने जैन तीर्थंकरों के लिए लगभग 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया है। इसने जैन तीर्थंकरों के लिए जो है 1000 तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण करवाया है। और इसका उत्तराधिकारी जो होता है वह शालिशुक होता है। संप्रति का उत्तराधिकारी शालिशुक होता है और उसने जो है उसे एक झगड़ालू शासक के रूप में जो है दिखाया गया है। झगड़ालू तथा ईर्ष्यालु टाइप के शासक के बारे में जो है शासक के रूप में जो है उसको दिखाया गया है। और इसी के समय अगर आप देखेंगे तो इसने यज्ञ अनुष्ठान को भी बंद करवा दिया था। और इसी के समय जो है एंटियोकस तृतीय हिंदकुश पर्वत को पार करके उसने काबुल घाटी के शासक से उपहार प्रदान किया था। उसने काबुल घाटी के शासक से जो है उपहार प्रदान किया था, जिसका उल्लेख जो है सुभग सेन शासक के रूप में किया गया है। जबकि इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी ने जो है सुभग सेन का उल्लेख जो है उन्होंने किससे किया है, तो शालिशुक से ही किया है। और शालिशुक ने सुभग सेन की उपाधि ग्रहण की थी। और इसी ने जो है अगर आप देखेंगे एंटियोकस तृतीय को उपहार प्रदान किया था। इस बात का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है, इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी के द्वारा किया गया है। जबकि इतिहासकार भंडारकर ये कहते हैं कश्मीर का शासक जो था जालौक की उपमा जो है वह शालिशुक से ही देते हैं। शालिशुक ही कश्मीर का शासक जालौक था। और उन्होंने कश्मीर में जिन म्लेच्छों का उल्लेख किया गया है वो म्लेच्छ कोई और नहीं बल्कि इंडो ग्रीक थे, यानी कि हिंदुओं थे। वो म्लेच्छ कौन थे, तो म्लेच्छ जो थे वह हिंद यमन थे, जिसका जो है इसने नरसंहार किया था। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो होता है, इसके बाद शालिशुक का उत्तराधिकारी देवधर्मन हुआ और देवधर्मन का उत्तराधिकारी जो हुआ वह शतधर्मन हुआ।
और अंतिम जो शासक है वह बृहद्रथ है। हालांकि बृहद्रथ जो था यह एक अयोग्य शासक था, बृहद्रथ एक अयोग्य शासक था और यह अंतिम मौर्य वंश का बृहद्रथ अंतिम शासक था, मौर्य वंश का बृहद्रथ अंतिम शासक था। और इसकी हत्या जो है इसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ ने जब सेना का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसे इतिहास में जो है शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ मौर्य वंश का महानतम इतिहास जो है वो समाप्त हो जाता है। मौर्य वंश का महानतम साम्राज्य इसी के साथ समाप्त हो जाता है। तो अंतिम जो शासक था वह बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यानी कि यहीं से अब मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाएगा। और मौर्योत्तर काल यानी कि जो मौर्य प्रशासन के बाद एक विकेंद्रीकरण की स्थिति प्रारंभ होती है, विघटन की स्थिति प्रारंभ होती है, उसी को इतिहास में मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है। और मौर्योत्तर काल के रूप में आगे हम देखेंगे, मौर्योत्तर काल को दो पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया जाएगा, एक देशी वंश और दूसरा विदेशी वंश। देशी वंश के संदर्भ में हम शुंग वंश देखेंगे, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश और सातवाहन देखेंगे, जबकि विदेशी वंश के संदर्भ में देखेंगे हम हिंद, यमन, शक, पहलव और कुषाण। इसके बाद देखेंगे हम कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं, उनके बारे में एक शासक के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जो है मौर्य वंश का पूरा संपूर्ण इतिहास समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।